हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स बच्चों फिजिक्स और मैथ्स में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि ये दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको वेक्टर्स काफी अच्छा तरीके से आना चाहिए और वही काम मैं आज करने वाला हूं। मैं आपको वेक्टर्स को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक पार्ट और एल्जेब्रिक पार्ट, ताकि आप फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि वेक्टर की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों हमको पड़ती है। नीड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों हमें बताते हैं, जैसे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, इसको आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा है कि अगर आप 1D यानी कि एक डायमेंशन में या स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो आपके पास केवल कितनी डायरेक्शन है, या तो आप इस तरफ जाओगे या बच्चों इस तरफ जाओगे। तो इस वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में, याद रखना। इस वाले को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इसी प्रकार का जब मोशन आप 2D में करते हो, 2D का मतलब क्या है बच्चों, 2D का मतलब ये है ना, 2D का मतलब ये है, या फिर 3D में करते हो ये ऐसे, या फिर किस में करते हो बच्चों, 3D में करते हो, तब आपसे पूछा जाता है कि इस पार्टिकल की आप क्या बताइए, डायरेक्शन बताइए। तो इसमें इस पार्टिकल के पास बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। एक्स पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है, एक्स वाई में किस तरफ जा रहा है ये देखो। तो हमें इसी प्रकार से 3D में इस पार्टिकल की बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। तो उस डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इन्वेंट करते हैं, जिसका नाम बच्चों हम बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। दोबारा से मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बताया कि वेक्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेट लाइन में तो दो ही डायरेक्शन होगी, या तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन जब आप प्लेन पढ़ते हो यानी 2D मोशन पढ़ते हो, या स्पेस में या 3D मोशन पढ़ते हो, तो इसमें इस पार्टिकल के पास या इस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। तो उन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना होता है, और उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सबको मेरी बात क्लियर है? क्या बताया सरल भाषा में कि जब डायरेक्शन बहुत सारी हो जाती है तभी जाके वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, वेक्टर को लाया गया। ठीक है, तो यहां इसी बात को लिखा गया है, इन केस ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशंस यानी कि प्लेन मोशन and 3 dimension की space motion, an object can have a large number of direction. We need to introduce a concept of new physical quantity, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर के पास क्या है, तो हम बोलते हैं वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे मैंने बोला एक गाड़ी 3 किलोमीटर पर आवर जा रही है ईस्ट की तरफ, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है, और जो पीछे मैंने बताया क्या, आपका ईस्ट की ये आपकी डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या बताते हैं, किसी भी चीज में आप देखिए, जैसे अगर मान लो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स की हम बात कर लेते हैं, फोर्स में आप बताते हो कितना न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किधर पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, है ना, पुश करना या फिर पुल करना, ये आपका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और 5 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज आपको यहाँ दे रखा है, और वेक्टर में हम साइज को अभी दिखाएंगे किस प्रकार से आपका है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल्स वेक्टर के क्या क्या है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है। इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन अगर साथ में उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, उसको बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, कि क्या बताया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फोर्स, तो फोर्स को
कंप्लीट बताने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और हम कहते हैं पुल कर दो या पुश करो या इस तरफ लगाओ, डायरेक्शन बताते हैं, तभी जाके हम क्या बताते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दोस्त मान लो यहां पे, जैसे कि मान लो आपका दोस्त किसी चौक पर आता है, चौक का मतलब 4 रास्ते है, ऐसा एक इस तरफ है, एक इधर है और एक ऊपर है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक स्ट्रेट आगे, एक तरफ से तो आ ही रहा है। तो आकर अगर वो इस पॉइंट पर खड़ा हो जाता है और आपको फोन करता है कि बताओ, तो आप अगर उसको बोलोगे कि मेरा घर यहां से 100 मीटर की दूरी पर है, तो अगर आप 100 मीटर की दूरी पर है तो आपसे पूछेगा 100 मीटर कहां, आगे स्ट्रेट आना है, राइट आना है कि लेफ्ट आना है, तो आप उसको क्या बताते हो, 100 मीटर राइट पे आ जाइए। तो ये क्या है बच्चों, आपकी डायरेक्शन है। ये क्या है बच्चों, आपकी डायरेक्शन है। तो इसलिए जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दूसरी क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। इसको हमें डिफाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, जैसे हम क्या गए, हमने बोला 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी, तो 2 किलो आप जो बोल रहे हो 2, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और आपको इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितना टाइम हो गया है, 12:30 हो गए हैं, तो देखो डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। कितना टेम्परेचर है, 43 डिग्री सेल्सियस है, तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो आप जब यहां पर जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम बोलते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर याद रखना है। वेक्टर क्यों बनाया जाता है, वेक्टर तब हम यूज करते हैं जब डायरेक्शन बहुत सारी हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वहां पर वेक्टर टर्म को लाया जाता है। ठीक है, और जहां पर बच्चों आपको दिखता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया चौक का, देखो चौक पर डायरेक्शन बहुत सारी है। अगर एक ही डायरेक्शन होती, अगर वो कहता खाली अगर वो इधर से आ रहा है और सीधे की तरफ जाता, अगर यहां पहुंचता कहता 100 मीटर आगे आ जा मेरा घर मिल जाएगा, तो यहां पर उसको कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन है ना बेटा। तो इसका मतलब जब डायरेक्शन बहुत सारी हो जाती है तब हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को यूज करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी कहती है कि मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में दोनों बताऊंगी। ठीक है, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हमने वेक्टर क्वांटिटी में रखा जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। बात को समझो अच्छे से, और जिसको समझाने के लिए नहीं, जिसको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको हम बिना डायरेक्शन के समझ जाते हैं, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि क्या, कि जैसे हमने बोला कि बताइए मास, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 2 किलो चीनी दे दो, 10 किलो आटा, 20 किलो चावल, तो आपको जरूरत है ही नहीं इस चीज की, है ना। हमने कहा बताओ इस दीवार की लंबाई कितनी है, तो आपने कहा 10 मीटर, तो हो गया, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप किसी पर फोर्स अप्लाई करते हो या जब आप किसी की पोजीशन को बताते हो, तो वहां पर बच्चों आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। आ रहा समझ में, बार बार क्यों बता रहा हूं कि चीजें बेटा क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है, दिक्कत ना आए। वेक्टर और स्केलर बिल्कुल समझ में आ रहा है, पर हमारा जो चैप्टर है बच्चों वेक्टर का है, तो इसलिए हम वेक्टर पर ज्यादा काम करेंगे। अगली चीज आपके दिमाग में आती है कि बताइए किसी भी क्वांटिटी या किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम कहते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, और उस स्ट्रेट लाइन में क्या लगाते हैं, एरो हेड बनाते हैं। आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन और ये एरो हेड। यहां इस बात को याद रखना, जो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी ये लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर आपने एरो छोटा बना रखा है तो मैग्नीट्यूड छोटा है, और अगर आपने एरो बहुत बड़ा यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि बड़ा एरो बना रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। और एरो का साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है और एरो का साइन बच्चों डायरेक्शन बताती है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में इस साइन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये साइन नहीं लगाओगे तो वो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर v।
वेक्टर v, ये देखो वेक्टर f यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये देखो एक्सेलरेशन a, वेक्टर a मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये है। जैसे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट s, वेक्टर s, देखो ये ऐसे यूज करेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हमने कहा मोमेंटम, तो आपने कहा p किससे बच्चों, देखो ये वेक्टर से। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसको डिनोट करते उस सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। नोट भी आप लोग कर सकते हो, आराम से पॉज करके नोट कर सकते हो, लेकिन पहले आप चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद नोट करना है। क्लियर है? वेक्टर क्या है बच्चों, ये चीज समझाया। वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी मैंने आपको बताया। फिर आपको समझाया है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका फिजिक्स और मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, इसको समझा जाता अच्छे से। अब बच्चों हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि जब आप ने अभी बोला कि जब आप प्लेन पढ़ते हो, 2D मोशन पढ़ते हो या 3D मोशन पढ़ते हो, वहां पर बहुत सारी डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम किसी प्लेन में या किसी स्पेस में जब किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, जब किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक नई वेक्टर जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा पोजीशन वेक्टर। दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि जब आप किसी प्लेन में यानी 2D मोशन में, स्पेस में यानी कि 3D मोशन में जब आप क्या करते हो, किसी पॉइंट की लोकेशन या उसकी पोजीशन को बताते हो, तो उस केस में बच्चों क्या करना होता है कि आप एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हो, जिसको हम बोलते हैं आपका पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर उसको हम कहते हैं। ध्यान समझना बेटा। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? तो हम कहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो आपको क्या देता है, पोजीशन देता है किसी ऑब्जेक्ट की विद रेफरेंस टू ओरिजिन। देखो आप नापते, हमने कहा ना किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नापा जाता है तो एक पॉइंट होता है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई भी डिस्टेंस, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट कितना चला, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करते हो, उससे आप मेजर करते हो। तो हम जब मैथ्स की सहायता लेते हैं, मैथ्स में उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन का क्या रखा, यानी कि जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी वो ओरिजिन से नापी जाएगी। तो हम बताते हैं कि एक पॉइंट यहां पर है P, और इस पॉइंट को जो हम इंडिकेट करते हैं, देखो ये एरो का साइन क्या है, ये डायरेक्शन है, O से P की तरफ जा रहा है, और इसको डिनोट करते हैं R से। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको लेंथ यार मैग्नीट्यूड बता रही है, और ये जो एरो का साइन है ये क्या बताता है बच्चों, आपको डायरेक्शन बताता है। एरो का साइन जैसे पीछे था वैसा ही यहां पर बना देता हूं मैं, ये हटा देता हूं ये। ठीक है, तो आपको ये जो एरो का साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये आपको बता रहा है इसकी डायरेक्शन किसमें, 2D मोशन के अंदर, है ना, यानी प्लेन के अंदर। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये पूरा O से लेकर P तक है। अभी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते, क्या निकालते, सब मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप ये समझिए, किसी भी प्लेन यानी 2D मोशन या 3D मोशन के अंदर हम जब किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं, लोकेशन को बताते हैं, तो उसमें हमें क्या बताना है, उसकी डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो हम एक पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ओरिजिन से बनाया जाता है, जिसका इनिशियल पॉइंट कहां होता है बच्चों, ओरिजिन पे जिसका इनिशियल पॉइंट होता है, और जो कि एंड पॉइंट होता है वो उसकी डायरेक्शन की तरफ बनाया जाता है, और इसकी डायरेक्शन O से P की तरफ। डिनोट किससे करते हैं बच्चों, R से करते हैं, वेक्टर R से। ठीक है, और अगर मैं पूछूंगा कि इसकी पोजीशन यहां बताओ क्या है, तो आप बोलोगे x, y है। ये क्या है, ये इसकी पोजीशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ते हैं वो ये है, लेकिन वेक्टर में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां बता रखा है पोजीशन वेक्टर आपको दो इंफॉर्मेशन देता है। पहली इंफॉर्मेशन वो बताता है स्ट्रेट लाइन यानी डिस्टेंस को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है कहां से, ओरिजिन से, और दूसरा बच्चों आपको डायरेक्शन बताता है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कि ओरिजिन से डायरेक्शन P की तरफ है, O से P की तरफ। ऐसे आप इस तरफ बनाओगे तो देखो इधर जा रहा है, ये ऐसा, ये तो इस तरफ है यानी कि P ऐसा, यानी कि O से P की तरफ, ये देखो ऐसा। जैसे O से X की तरफ जा रहा है, ये एक वेक्टर O से Y की तरफ जा रहा है। ये सब पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर बताते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर बच्चों मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, एक पोजीशन वेक्टर हमारा ये है, इसको हम R1 कहते हैं OP, और थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट होके कहां आ गया, Q पर आ गया, यानी इसकी पोजीशन बदल के R2 हो गई। तो जो OP है, P की पोजीशन को R1 दिखा रहा है और Q की पोजीशन को बच्चों R2 दिखा रहा है। तो हमने कहा P यहां से शिफ्ट होके Q पर आ गया, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। क्या क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो इस PQ को बच्चों हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। निकालते कैसे हैं, R2 माइनस R1, यानी कि R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। अभी हम जब अलजेब्रिक फॉर्मूले में पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1 y1 z1, इसकी पोजीशन यहां पर दी हो और इसकी पोजीशन यहां पर दी हो, x2 y2 z2 ऐसे दे रखा हो, तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी मैं क्या समझा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये चीजें समझा रहे हैं। ठीक है। अभी मैं यूज करूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, पहले मैं आपको पूरा मतलब बेसिक से समझा रहा हूं। अगली चीज बच्चों हमारे दिमाग में नेक्स्ट आती है कि जो हमने दो बातें पढ़ ली, हमने क्या पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर हमें समझ में आ गया कि ठीक है हमें पोजीशन दिखानी आ गई 2D के अंदर 3D के अंदर, और इसी प्रकार से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट कैसे किया जाता है, वो हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इसी में कि वेक्टर होते कितने प्रकार के हैं। तो जो बच्चों हम अगली चीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बिल्कुल देखो मैं बता रहा हूं कि ये हमारा है इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, तो इसमें एकदम बिल्कुल हम बेस पूरा से तैयार कर रहे हैं, तो आप वो समझिए। सबसे पहले हम जब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम बताते हैं इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं टू वेक्टर्स आर सेड है, ये टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखो, दो वेक्टर को इक्वल तब कह रखा है जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब हम कहेंगे कि वेक्टर ए किसके बराबर है बच्चों, वेक्टर बी। दोबारा से, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, तो याद रखना दो वेक्टर के लिए दो चीजें फिक्स है। एक तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि डायरेक्शन ये इधर जा रहा है और ये इधर आ जाए, तो इक्वल नहीं होंगे। तो अभी बताएंगे क्या होंगे, लेकिन इक्वल के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना। देखो दोनों बराबर बना रखे हैं, एक छोटा एक बड़ा होगा तो भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो इक्वल के लिए शर्त मैंने बता दी, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। हम जब बताते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम ये बताते हैं कि नेगेटिव वेक्टर तब कहते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, लेकिन द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट एन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पर देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और बी जो है वो ए के बिल्कुल अपोजिट, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, अपोजिट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कि आपका नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन बच्चों चेंज हो जाती है। दो वेक्टर पढ़ा चुका हूं, इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स, बिल्कुल क्लियर है। अगली चीज बच्चों आपका आता है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड, जो हम पढ़ रहे थे ये हमने कहा ना कि इसकी जो लेंथ है O से लेकर P तक कितनी लेंथ है, ये बता रहे थे। क्या बता रहा था मैं कि जो O से लेकर P तक की लेंथ है बच्चों वो कितनी है, O से लेकर P तक की जो लेंथ है वो कितनी है, हम ये चीज बता रहे हैं, O से लेकर P तक की लेंथ। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे करते हैं, मॉड से करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो इसको डिनोट करते हैं इससे, मॉड्यूलस ऑफ ए, वेक्टर ए ऐसा पूरे दिखाते हैं, या तो ये तरीका है, या फिर सिंपल ऐसा लिखो ए, ये भी मैग्नीट्यूड दिखाता है। जैसे ना अभी मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं पढ़ाया है, पर मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे मैं समझने का प्रयास करना, फिर अभी मैं इसको समझाऊंगा। वैसे देखो, मान लो एक वेक्टर ऐसा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपको पता है इस वेक्टर में एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब ये आपका 3D मोशन है, यानी कि स्पेस पे है। और अगर आपको ये जो होते हैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहता है, अभी बताऊंगा ये कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, सब समझाऊंगा। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ये मॉड्यूलस है ऐसा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये आपका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बता रहा हूं मैं, अब अभी सब बताऊंगा कि अंडर रूट
कैसे आता है, क्या आता है, सारी बातें बताएगी। आई कैप जे कैप क्या होते हैं, सब चीजें समझाऊंगा। लेकिन अभी बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कि किसी का डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड बताना है तो उस मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर में कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस के थ्रू निकालते हैं, डिनोट इससे करते हैं फिर ये करते हैं। तो ये भी ठीक है, या आप चाहो तो खाली ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला आपका आता है बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हम ये कहते हैं, देखो यूनिट वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। मान लो अगर हमसे कहा जाता है कि ये हमने बनाया आपका, ये रहा, ये x है, ये y है बच्चों, और हम कोई वेक्टर मान लो यहां था, यहां था। अब जो वेक्टर यहां है इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 0 है, तो इसका मतलब ये वेक्टर है 0 वेक्टर, मान लो ऐसा मैग्नीट्यूड 0 है। अब ये किधर चलेगा, मैग्नीट्यूड हमने कहा क्या है 0, पर आपसे पूछा डायरेक्शन बताओ, ये ऊपर था, यानी कि क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुनो अच्छे से, क्या चीज बता रहा हूं बेटा। अगर हम ये कहे कि कोई वेक्टर हमारे पास या कोई हमारे पास पार्टिकल या पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पर है, तो आपसे पूछे मैग्नीट्यूड बताओ तो आप बोलोगे सर 0 होगा। पर पूछूंगा डायरेक्शन बताओ तो आप बोलोगे सर यहां भी जा सकता है, यहां भी। देखो डायरेक्शन कितनी है, बहुत सारी है, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, कहीं भी जा सकता है ये, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इस यूनिट वेक्टर को लेकर आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्या इसको आप, अगर हम ये कहते हैं कि इस वाले को आप क्या करो, वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट चलाओ। जैसे यहां से हमने चलाया, ये एक यूनिट चलाया, जैसे ही आपने इसको एक यूनिट का मतलब एक यूनिट में समझ गए ना, मैग्नीट्यूड इसका एक है, एक यूनिट चलाया, और जैसे एक यूनिट चला इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, हमको मालूम चल गया कि ये कहां जा रहा है बच्चों, ओ से ए की तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है। या फिर हो सकता है इधर जा रहा हो, तो ओ से एक्स की तरफ हो सकता है यहां जा रहा हो। तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल स्पेशली डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जब आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, बहुत सारी डायरेक्शन होती है, तो वहां पर डायरेक्शन बता पाना डिफिकल्ट है। तो इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये तो मैं बता ही रहा हूं, साथ में हम उसका यूज क्यों करते हैं वो चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझाओ अच्छे से। तो समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं बच्चों, हम डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और जब बोले कहीं पर ऐसा बोल दिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है, जैसे एक यूनिट वेक्टर है, तो सीधे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 होगा, खत्म होगी बात, ठीक है। और अब आता है डिनोट किससे करते हैं, डिनोट बच्चों यूनिट वेक्टर को हम करते हैं कैप। इसको जो ऊपर लगा रखी ये है ए कैप, ये इसको कैप भी कहते हैं, कहीं कैरेट भी कहते हैं, कहीं हेड भी कहते हैं, तो हम लोग कैप से यूज करते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर आप जिसकी डायरेक्शन को आप बता रहे हो, है ना, उसको किससे डिवाइड करते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपको बी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बी के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर है। और अगर कोई भी वेक्टर आपको चाहिए तो उसको उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, उसी को बच्चों हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये मैंने बताया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है। अब आता है अगली चीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, यहां लिख रखा है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर हैज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मैंने बताया ना कि ये क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है, इसका अपना यूनिट भी होता है, और इसकी बच्चों क्या होती है, आपकी डायमेंशन भी होती है। क्योंकि आपको पता है जब यूनिट वेक्टर को चलाओगे तो जो एक यूनिट में बोल रहा हूं बेटा, एक यूनिट जो बोल रहा हूं मैं, वो 1 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है ना, 1 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है। और 1 सेंटीमीटर आप जो बोल रहे हो वो क्या है, लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ये है ना, और ये सीजीएस में है सेंटीमीटर। और डायमेंशन भी होता है, डायमेंशन लेंथ की क्या लिखते हैं बच्चों, एल लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका अपना यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है, ठीक है। बिल्कुल बात को समझिए, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स को की बात और साइंस दोनों को मैं समझा रहा हूं, मतलब वेक्टर को हर तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज आपकी छोटे ना, ये प्रयास हम कर रहे हैं। तो आपको एकदम चीजों को समझना, जो नहीं आ रही है वो आप कमेंट करके पूछिए, आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली चीज आपको आती है बच्चों, नेक्स्ट वाला आता है कॉलिनियर वेक्टर्स। तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स कब होते हैं, तो हम बोलते हैं द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, या तो सेम लाइन में हो, जैसे ये है पैरेलल दिख रहे हैं, या फिर एक दूसरे के अपोजिट हो।
अपोजिट मतलब क्या होता है बच्चों, अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कॉलिनियर, यानी कि या तो अलोंग कर क्या करे, एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस, या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। जैसे दो वेक्टर को हमने यहां बोला कॉलिनियर वेक्टर्स हमारे पास तब होंगे जब एक तो वो पैरेलल हो, ये देखो लाइक वेक्टर भी कहते हैं इनको, हाँ लाइक वेक्टर मतलब थीटा 0 बने ऐसा पैरेलल हो, तो मैग्नीट्यूड यहां जरूरी हो कि यस यूनिट, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, अगर इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो क्या बन जाएंगे बताओ, अगर देखो मैग्नीट्यूड यहां पर सेम नहीं है, डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, तो अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन भी इक्वल हो जाएगी, तो कॉलिनियर वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है, पर इक्वल वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होता है। Collinear vector may be equal vectors, but equal vectors are also a collinear vector या always a collinear vector। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और दूसरा बच्चों अगर हम बात करें सेकंड केस का, अगर एक दूसरे के अपोजिट हो, मान लो यहां पर है एक इधर गया और एक इधर गया, और इनके बीच में जो एंगल बना बच्चों 180 डिग्री बना, तो इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, तो इनको भी कॉलिनियर कहा जाता है। जब दो वेक्टर जैसे एक इधर चला और एक बच्चों इधर चला ऐसा, ये तो इस केस में आप देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ये भी आपका क्या है, कॉलिनियर वेक्टर है। तो कॉलिनियर वेक्टर चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों क्या होते हैं, कॉलिनियर वेक्टर होते हैं। पर इक्वल के बारे में मैंने क्या बताया, इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। आ रहा समझ में? इक्वल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर में क्या फर्क है, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, कॉलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, डायरेक्शन सेम हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती। अगर डायरेक्शन सेम सेम है और मैग्नीट्यूड सेम सेम नहीं है ना, अगर देखो मैंने क्या बताया, डायरेक्शन सेम सेम है मैग्नीट्यूड सेम सेम नहीं है, तो भी क्या होगा, कॉलिनियर होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तब भी कॉलिनियर होगा। लेकिन जब हम इक्वल वेक्टर कह रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो कॉलिनियर वेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लाइक वेक्टर जिसमें दोनों पैरेलल होते हैं, और एक बच्चों अनलाइक वेक्टर जिसमें एंटी पैरेलल हो सकता है। और इक्वल वेक्टर एक ही प्रकार का हो सकता है, और कॉलिनियर वेक्टर दो प्रकार के मैंने बताया कि या तो लाइक वेक्टर्स हो सकते हैं या फिर अनलाइक हो सकते हैं। बातों को समझो, और जहां जहां दिक्कत आ रही है बच्चों लिखते भी रहो साइड साइड में, अगर प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज बता रहे हैं। वैसे मैंने सारी चीज इसमें नोट कर रखी जो नोट करने लायक है। ठीक है, अगला वेक्टर आता है बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर होता है कि जब सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में जब सारे वेक्टर होंगे तो उन्हें कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। एक ही प्लेन के अंदर होना है ना, एक ही में, जैसे कि आप ये दे रखा है ये, तो सारे वेक्टर अगर इसी प्लेन के अंदर है तो ये सब क्या होंगे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर आपके होंगे। अगला आता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर कौन है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, ये एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, ये रहा, और ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर बी है बच्चों, ये वेक्टर सी है। तो हम क्या बताते हैं कि द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यानी एक ही इनिशियल पॉइंट होगा तो इनको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। और इन्हीं जो हम पढ़ रहे हैं को इनिशियल वेक्टर के बीच में, इन्हीं के बीच में एंगल बनता है थीटा, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एंगल की शर्त क्या होती है, एंगल की शर्त ये होती है कि वेक्टर कोइनिशियल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको हम रे भी कहते थे, ओ रे ऐसे हम देखा। ठीक, अगला बच्चों नेक्स्ट आता है को टर्मिनस वेक्टर, यानी कि ये वो वेक्टर होते हैं जिनके टर्मिनल पॉइंट, ये देखो ये है इनिशियल पॉइंट, ये होते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल यानी हेड, जिनके तीनों के देखो ये टर्मिनल पॉइंट एक जैसे, तो इनको को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। अगला आता है बच्चों जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, और अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री, मैंने बताया था बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर जीरो, ऐसे रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। तो आपको जैसे एग्जांपल मैंने यहां देने का प्रयास कर रखा है, ये इसका मैग्नीट्यूड देखो और इसका देखो, तो देखो दोनों वेक्टर कॉर्डिनेट तो है, ये दिख रहा साफ साफ। तो यहां पर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है। तो अगर मैं ए और बी में एक रिलेशन बताना चाहूं तो हम कह रहे कि ए जो है वो बी का डबल है, ए या बी जो है
वो ए का आधा है। तो जो आप यूज कर रहे हो ये देखो रियल नंबर है, यानी किसी वेक्टर को रिलेट करने के लिए हमको रियल नंबर की आवश्यकता हो रही है, तभी जाके हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। आगे समझ में? ठीक है। अगला आपका आता है बच्चों नेक्स्ट वाला, ये तो मैंने सारे बताए टाइप्स आपको क्या क्या होते हैं, एक बार दोबारा से मैंने सारी बातें फिर बता दूं। वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये बताया बच्चों। उसके बाद मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, समझाने का प्रयास किया। उसके बाद आपको बताया क्या कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये समझाया। फिर पोजीशन वेक्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ये हमें क्या क्या चीज सिखाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फिर वेक्टर के टाइप बताए, इक्वल वेक्टर है ना, उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, उसके बाद आपको बताया मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट होती है, डायमेंशन होता है, ये सारी बातें बताई। कॉलियर वेक्टर बताया कि कॉलियर वेक्टर क्या होते हैं, उन वेक्टर को कॉलियर वेक्टर कहा जाता है जो है तो सेम एक्ट करते हैं या फिर अपोजिट करते हैं, यानी कि ये दो होते हैं लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। फिर बताया कोप्लर वेक्टर, जब सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो उसको बच्चों कोप्लर वेक्टर कहते हैं। फिर पढ़ाया को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको बच्चों को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, यहाँ लिख रखा है। ठीक है। अगर आप नोट करना चाहो तो मैं एक जगह यहाँ देख लो, हटाओ यहाँ से। ठीक है, आप ये कर सकते हो अच्छे से। ठीक। और दूसरा केस यहाँ आप देखिए, अच्छे से समझिए नेक्स्ट वाला। फिर मैंने बताया क्या, आपका को टर्मिनस वेक्टर पढ़ाया। को टर्मिनस में टर्मिनल पॉइंट एक इस प्लेस पे होते हैं। फिर बच्चों पढ़ाया आपको जीरो वेक्टर पढ़ाया है ना। जीरो वेक्टर के बाद अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अब क्या सिखाने वाला हूं, अब सिखा रहा हूं कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में पढ़ा रहे पहले, है ना, ये याद रखना ज्योमेट्रिक फॉर्म में, फिर मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में पढ़ाऊंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया जाएगा, तो ऐड कैसे कैसे किया जाता है, तो हमने क्या बताया है, इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। पहली चीज बताया गया है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये दो वेक्टर के लिए है। दूसरा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी दो वेक्टर के लिए, पर कंडीशन है। और यहां आता पॉलीगन, जब दो से ज्यादा वेक्टर आते हैं तो पॉलीगन लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ के बारे में कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ध्यान से समझना कि अगर आपके पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके पास है, और ये जो दो वेक्टर है ये ट्राइंगल के दो साइड को दिखा रही है, देखो, तो जो थर्ड वेक्टर होगा ना, जो है जो थर्ड साइड होगी, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को दिखाएगी। क्या बताया कि अगर दो वेक्टर जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं दो साइड की, ट्राइंगल के दो साइड्स की, तो थर्ड साइड जो होगा उन दोनों का रिजल्टेंट दिखाएगा। रिजल्टेंट मतलब उनका सम। अब सुनिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है बी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने की शर्त क्या, पहले एल्जेब्रिक में सुनिए ध्यान से, ये एल्जेब्रिक सॉरी ज्योमेट्रिक में पढ़ा रहा हूं। तो हम ये कहते हैं कि इस वेक्टर को अगर हम यहां से हटाकर इधर लेकर आ जाए, अगर हम क्या करें, इस वेक्टर को हम यहां से शिफ्ट कर दे, मान लो हमने इस वेक्टर को इधर से इधर, अब शिफ्ट क्या होता है, कहते हैं कि जहां पर पहले वाले का हेड खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे वाले का टेल जोड़ दो, ऐसा, ये इसको उठाकर इधर ले आए ना, वेक्टर ए ले आए। और रूल क्या बताया, जहां पहले का हेड खत्म हो रहा है वही दूसरे का टेल जोड़ना है। तो तब जाके जो थर्ड साइड होगी, ये जो थर्ड साइड होगी ये इन दोनों का रिजल्टेंट को बताएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट को बताएगी, ध्यान देना। क्लियर होगी बात। क्या बताया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको क्या बताता है, ये कहता है कि जहां पर एक वेक्टर का हेड खत्म है वही दूसरे वेक्टर का टेल जो है हम जोड़ देते हैं, और तब जाके जो थर्ड साइड है वो इन दोनों का सम, यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट को दिखाती है। ठीक है। अब थीटा बनेगा तो उसके बारे में जिक्र करेंगे जब इनके बीच में एंगल बनेगा, लेकिन अभी याद रखना कि जो मैंने समझा रखा है उसको आप अच्छे से समझ जाइए। ये क्या था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें किसका यूज कर रखा है, हेड एंड टेल मेथड का इस्तेमाल कर रखा है। इसको हम याद करने का तरीका क्या है, हेड टू टेल, ये हेड टू टेल ऐसा होगा। ठीक है, ये कभी, या फिर हेड टेल मेथड इसको हम इसलिए कहते हैं, देखो हेड टेल क्यों कहते हैं कि हेड के साथ टेल जुड़ता है, हेड नहीं होता, टेल टेल नहीं होता, हेड टेल होता है, हेड के साथ टेल जोड़ते हैं, हेड के साथ टेल हम जोड़ते हैं, ये ध्यान दें। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है सेकंड वाला,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या बताता है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वही चीज दो वेक्टर है और दो वेक्टर अगर एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाते हैं, दो वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनली जाता है, ऐसा डायगोनली ये कहता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसको कैसे करना, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में क्या फर्क है? देखो पैरेललोग्राम लॉ में इनिशियल पॉइंट है ये, तो इनिशियल पॉइंट पे ही दो वेक्टर काम करें, एक इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? तो हम बता दें ये पॉइंट इनके डायगोनल जाएगा, डायगोनली। क्या बोला? ट्रायंगल लॉ में क्या कहता था कि जहां पर एक का हेड खत्म दूसरे का टेल जोड़ते हैं, लेकिन इस पर क्या हो रहा है, एक इनिशियल पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक वेक्टर इसको ए डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ओ से पी डायरेक्शन में, और एक ओ से क्यू डायरेक्शन में, तो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहां जाएगा? तो हम बोलते हैं इनके डायगोनली जाता है ऐसा है। और अगर डायगोनली जाएगा तो हम इसको इसलिए कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। तो अब ये जो आर है वो कितना होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि जो ए और बी है इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, ए और बी के, और जो आर है वो किसके साथ, ए के साथ बीटा एंगल बना रही है, वो अभी थीटा की बात करते हैं। ये तो डायरेक्शन की बात हुई ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हम भी निकालेंगे। अब हम क्या निकालते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर यानी कितना होता है ये। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, पूरा एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ध्यान देना, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो। फिर दोबारा बता देता हूं क्या चीज समझाई है। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ में जब किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर, एक इधर खींचे एक इधर खींचे, तो किधर जाता, और साइड कौन सी बच्चों, एडजेसेंट साइड रहे ऐसा, तो ये किधर जाएगा, तो बोलते हैं डायगोनली जाएगा इसके, है ना। अब सवाल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो अभी हमने बताया थीटा एंगल है तो मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा मैं। दूसरा बताया इसके डायरेक्शन बताओ, वो भी निकाल दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, पहली चीज जो हम बताते हैं, यहां से हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या, 90 का पूरी ये साइड चाहिए, तभी तो पाइथागोरस लगा पाऊंगा ना। ON चाहिए और NH चाहिए, आर तो हमें निकालना है, तो पहले ON की तैयारी करते हैं। ON में OP तो पता है, ए रहा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, PN चाहिए। तो PN निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है बच्चों इसका, PSN। ट्रायंगल ले लिया बच्चों PSN। PSN में पहले हम PN निकालते हैं, तो थीटा देखो ये है तो ये भी थीटा होगा, PN ये थीटा है तो ये भी कितना थीटा, पैरेलल लाइन है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, बाहर वाला समझ गए ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो PN अपॉन में क्या आएगा बच्चों, आपका आ जाएगा PN अपॉन में B, तो थीटा बेस अपॉन में आपका आ जाएगा cos थीटा, तो आपका PN हो जाएगा B cos थीटा। तो इसका मतलब पूरा ये आ गया A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला पार्ट है कौन सा, SN अपॉन में B, SN क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये होता बच्चों साइन थीटा। तो यार SN बराबर क्या हो गया आपका, B साइन थीटा। तो SN आपका आया बच्चों B साइन थीटा। क्लियर है ये। हम यूज करेंगे क्या, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। क्या अप्लाई कर देंगे बच्चों, पाइथागोरस। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से, एक मिनट। ठीक है, ध्यान समझेंगे मेरी बात को अच्छे से। आओ समझते हैं। तो हमने क्या बताया कि इस केस में हम यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या है, पूरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ONS, इन ट्रायंगल ONS, और यूज किया पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एच स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, और पी क्या है बच्चों, पी की हम बात कर रहे हैं, पी है बी साइन थीटा, और जो बेस है बच्चों, बेस क्या है इसका, बेस पूरा ON है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा की स्क्वायर। तो यहां आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, है ना। तो आएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। और साथ में ये क्या आ जाएगा जब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी ठीक से लिखा नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी, ये आएगा ऐसा। तो अब करते हैं ए स्क्वायर तो रखा पहले, और इन दोनों में से क्या क्या बी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है बच्चों 2ab कॉस थीटा आएगा। है ये कौन से उसमें जो है 2ab, क्या हो रहा है ये कॉस थीटा था, फिर मैंने दोबारा साइन लिख दिया 2ab cos थीटा, तो आएगा 2ab cos थीटा। तो बच्चों आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये आएगा आपका 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू सीरियल ले लो, आर इक्वल्स टू आ जाएगा ये, तो मैग्नीट्यूड आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, है ना। ये मैग्नीट्यूड है, और इन मैग्नीट्यूड पे मैं केस भी बना देता हूँ साथ में, ये पूरा मैग्नीट्यूड आ गया। अगर पूछेगा आपसे कि बताओ इस केस में जब इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो याद रखना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होता है। अब केस की बात कर रहे हैं, पहला केस हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों, उस केस को समझते हैं, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट कह रहा है कि अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर रहे तो थीटा होगा बच्चों 90 डिग्री, और तब इस केस में आर होगा, और cos 90 होता है 0, ये पूरा 0 होगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये पहला केस है ना, ये पहला केस है जो हम बता रहे हैं। अगला आता है केस नंबर 2, अगर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल मतलब समझते हो एक ही डायरेक्शन में हो, तो थीटा आएगा 0, नहीं कॉलियर हो जाए ऐसा, तो क्या आ जाएगा थीटा 0 हो जाएगा, तो cos 0 कितना होता है 1, तो उस केस में होगा r इक्वल्स टू a प्लस बी। समझ लो ना कैसे, कि देखो अगर cos 0 1 होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक किसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, अगर a और b पैरेलल रहे, पैरेलल मतलब समझ गया ना, ये ऐसा ए है और ये बी है, और एकदम अगर दोनों पैरेलल रहे बच्चों तो थीटा 0 होगा, और cos 0 क्या होता है 1, तो फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आया आपका a प्लस बी आ गया। क्या आ गया बच्चों a प्लस बी। ठीक है, अगला केस थर्ड की हम बात करते हैं। केस थर्ड में अगर देखें बच्चों तो क्या होगा, अगर ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, मतलब कोलियर तो है पर अनलाइक वाले हो गए, तो थीटा 180 होगा, कितना होगा 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1, क्या होता है बेटा -1, cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका आएगा r इक्वल्स टू आ जाएगा a माइनस बी। दोबारा से बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आप अच्छे समझ जाइए। क्या बताया कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब भी आपको ऐसा दिखे, ऐसा एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर आपसे पूछा इसका रिजल्टेंट बताओ ऐसा, तो सीधे क्या करना है, आंख बंद करके लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है आपका 90, जब थीटा बन रहा है तब तो पूरा फॉर्मूला ये डालना है जो हमने यहाँ पर किया था, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और फिर केस पे ध्यान देना है, अगर दोनों आपको दिखे कि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री तब होगा a प्लस बी, दोनों वेक्टर एक ही तरफ जा रहे हैं तो जुड़ेंगे, सिंपल सी बात ये भी समझ लो, एक तरफ जाएंगे जुड़ेंगे तो a प्लस बी, और जब एक इधर उल्टी डायरेक्शन में तो क्या होगा बच्चों, घटेंगे a माइनस बी। ठीक है, जैसे हम पढ़ते नहीं कि सेम डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में घट जाते हैं, वही है ये, सेम डायरेक्शन में जुड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में घट जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना, क्वेश्चन में कराऊंगा, प्रैक्टिस इनकी अभी कराते हैं, तो पहले सारा इंट्रोड्यूस कर ले, एक बार इंट्रोडक्शन करवा दो आपको, उसके बाद सवाल कराऊंगा लगातार। अगला बच्चों, क्योंकि मैंने सारा पढ़ाना है ये, ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पूरा वेक्टर स्ट्रॉन्ग करेंगे।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आते हैं, यहां पर देखो ये दिख रहा होगा आपको, और ये सारे ओपन पॉलीगन है। अभी क्या होते हैं, ओपन पॉलीगन आपका है। अगर हम इसको देखें तो इसका नेट होता है, नेट कैसे निकालते हैं, जैसे देखो पहला ए और बी, ये ए है और ये बी है, पहले का हेड दूसरे का टेल, तो ट्राइंगल लगाया तो क्या बन गया, ए प्लस बी आ रहा बेटा। उसके बाद ए प्लस बी में देखो सी जोड़ दिया इधर, ये तो फिर ट्राइंगल लगाया, हेड टेल जुड़ा, तो यह ए प्लस बी प्लस सी। फिर कौन सा था, डी, देखो जिसकी डायरेक्शन जाए डी, ये देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी में क्या जोड़ दिया, डी, तो नेट रिजल्टेंट ये होगा। तो चुप सबका रिजल्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, वो क्या है, ए प्लस बी, ये है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन इस तरह होगी। तो जो टोटल वेक्टर, जो सारे वेक्टर जो हम अगर बात करें, जब सब वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसमें नेट डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। अगर ये ओ है तो उसे आर की तरफ होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर आपको दिए हो तो आप उसमें ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, नेट डायरेक्शन बताते हैं। पॉलीगन लॉ में क्या बताया था, जब किसी एक पॉइंट पे एट किसी पॉलीगन पॉलीगन कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम बन रहा है, और पैरेललोग्राम में आप क्या होता है कि ये दो एडजेसेंट साइड है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और इनके बीच में अगर थीटा बन रहा है तो तब जाके आपको याद तक किधर जाएगा, ऐसा इनके यहां जाएगा, ऐसा है ना, डायगोनल की तरफ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, डायगोनल की तरफ। और अगर ए और बी बराबर हो, ए और बी अगर इक्वल हो तो फिर बीचों बीच जाएगा, ठीक है। अगली चीज बच्चों, इसी के अंदर एक बात और थी कि हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है, और डायरेक्शन मैंने नहीं बताई इसकी, हम बताएंगे डायरेक्शन ऑफ आर। अच्छा, इससे मैंने पॉलीगन लॉ तो पढ़ा दिया, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन नहीं बताई यार, है ना। मैग्नीट्यूड तो बता दिया, केस ही बता दिए, पर आर की डायरेक्शन नहीं बताई, तो यहां लिख देता हूं मैं, यही बता रहा हूं, हाँ, डायरेक्शन ऑफ आर, ये ध्यान देना। देखो बेटा, डायरेक्शन को बताने का सबसे बढ़िया तरीका है एंगल, सबसे बढ़िया तरीका है ना, क्योंकि एंगल एक मात्र तरीका है जिससे आप डायरेक्शन को आराम से दिखा सकते हो। तो डायरेक्शन ये रही, तो हमने बताया कि इसमें हम डायरेक्शन कैसे बता रहे, पूरे में से, तो ये बताया tan बीटा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें दो लूंगा, एक तो परपेंडिकुलर ले रहा हूं b sin थीटा, और नीचे बेस आएगा बच्चों a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा। और यहां पे ये ध्यान, tan बीटा, ये डायरेक्शन ऑफ r है जब बीटा एंगल बने, और जब a और b आपस में परपेंडिकुलर रहे। इस केस में देखो, अगर a और b आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो sin 90 कितना होता है बेटा, 1, cos 90 0, तो ये पूरा हिस्सा तो 0 हो जाएगा ये वाला, और ये रहेगा 1, तो tan बीटा b अपॉन a होगा। कब बता रहा हूं, जब ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ए और बी के बीच का, जैसे ये है ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर बी है, जब ए और बी के बीच का एंगल कितना बने, 90 बने, तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछे, तो मैग्नीट्यूड क्या बताया मैंने, अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है, tan बीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन ए, खत्म होगी बात, ठीक है। और ये जो मैंने किए जनरल केस है, ये किसके लिए है, कोई भी एंगल होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप वेक्टर बताते हैं तो वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया क्या होता है, जनरल टर्म में मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। केस आप याद रखना, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का, और बच्चों किसका, आपका एंटी पैरेलल का। और डायरेक्शन मैंने बताया, डायरेक्शन का तरीका है tan बीटा b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा होता है। और ये जो डायरेक्शन हम बता रहे हैं इस वाले में, इसको ध्यान देना कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। तरीका बताया था, tan बीटा इक्वल्स टू b अपॉन a होता है, कब, जब इनके बीच का एंगल कितना बने, b और a के बीच का एंगल बने 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। आओ अब बच्चों एक और पढ़ते हैं, अभी सारा ज्योमेट्रिक चल रहा है, सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर a है और यहीं पर एक वेक्टर b जा रहा, देखो ऐसे, तो ये इनका नेट दिखाएगा रिजल्टेंट, और b का अपोजिट वेक्टर अगर माइनस b है, a और ये देखो इधर जा रहा है, b का अपोजिट माइनस b,
बी का अपोजिट माइनस बी, ठीक है। अगर ये अपोजिट, अगर ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैंने थोड़ा बड़ा बना रखा है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बी और माइनस बी। अभी पता है नेगेटिव में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। तो बी का अपोजिट बच्चों माइनस बी है, तो वेक्टर ए इधर गया, ये हेड है, इधर टेल आया, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, इसी को हम लिखते हैं वेक्टर ए माइनस बी, इसी को सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और आपको पता है कि यहां पर है तो एडिशन का, ये है तो एडिशन का ही रूल, इसके लिए कोई नियम नहीं होता, नियम वही है ट्राइंगल लो जो हमने पीछे पढ़ा है कि क्या जहां पर एक का हेड खत्म वहीं से दूसरे का टेल, और ये दोनों का रिजल्टेंट आर दिखाता है, ये तो पढ़ रहे थे आर दिखाता है। लेकिन क्या है कि जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये माइनस बी हो गया, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपका बन जाएगा। आ रहा समझ में? अब आते बच्चों, ये तो था पूरा कौन सा फॉर्मेट, ज्योमेट्रिक फॉर्मेट था। अब हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्मेट की मदद से अलजेब्रिक फॉर्मेट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या चीज पढ़ने वाले हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं अगर किसी वेक्टर की पोजीशन या लोकेशन हमें कहां दे दे, अगर हमें किसी प्लेन के अंदर 2D के अंदर या 3D के अंदर दे दे, तो हम उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसी से हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, ठीक है। पहली चीज जो फर्स्ट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि जब किसी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिसॉल्व कर दिया जाता है। क्या कहा मैंने, जब किसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर देते हैं। यहां पर देखो, एक वेक्टर को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये रहा, और डायरेक्शन कौन सी बच्चों, एक ये रही जिसको हम कहेंगे OX डायरेक्शन। यहां जो मैग्नेट यानी वेक्टर है वो AX वेक्टर है, और OY डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर काम कर रहा है बच्चों, AY वेक्टर काम कर, ये AY है तो ये भी AY है। पहले सुनिए, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, AX की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और AX हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज, जो OY पर है AY वेक्टर, ये वर्टिकल कंपोनेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं वर्टिकल कंपोनेंट को आपका दिखा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट को शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई। AX क्या दिखाता है बच्चों, AX दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पहले इसको अच्छे समझना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरी चीज मैंने बताया कि जो AY है बच्चों, ये क्या दिखा रहा है, तो AY दिखा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इसके लिए वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है, वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है AX। वेक्टर A का वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, वेक्टर A का वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों आपका AY, ठीक है। तो वेक्टर ए जो होगा वो इन दो वेक्टर से मिलकर बनेगा, वेक्टर ए जो होगा वो इन दो वेक्टर से मिलकर बनेगा। कैसे कैसे, पहले देखो मैं आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकल भाषा में। देखो इसको सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर था, O पर था, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, यहां से एक वर्टिकल लगा, इसने बोला इधर चल, इसने बोला इधर चल, ना इधर चलेगा ना इधर चलेगा, पहले लोग हम लोग क्या कहता है, डायगोनल नहीं जाएगा, ऐसा क्या जाएगा बच्चों, डायगोनल नहीं, ये पता है, क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो, तो इसका मतलब जो A है वो दोनों से मिलकर बना है, और तो AX यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल, तब मैं ऐसा कह रहा हूं कि A दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, A को कैसे निकाला जाएगा फिर, तो मैंने बताया A को कैसे निकालेंगे, हमारा ट्राइंगल लो, जहां पर पहले का हेड खत्म वही दूसरे का टेल, तो जो A होगा वो दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। तो इसका मतलब वेक्टर A जो होगा बच्चों वो AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर होगा, ये AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर हो गया, ठीक है। किसने बताया, ट्राइंगल लॉ ने लगाया यहाँ पे, ठीक है। अगली चीज सुनो बेटा, अब अगर मान लो ऐसा है कि जो A है इसकी डायरेक्शन X के साथ यानी थीटा है, थीटा डायरेक्शन से जा रहा है, ऐसा मतलब A X के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में बताओ कि आपका AX कितना होगा, बता दो। अगर मैंने क्या बताया, A जब X के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस पर अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि AX कितना हो, तो आपने कहा सिंपल है, कैसे कि AX अपॉन में A ले लो,
यानी कि b अपॉन h क्या होगा, cos थीटा। तो उस केस में जो ax होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, a cos थीटा। फिर पूछा ay बताओ, तो ay अपॉन a ये बताएगा बच्चों साइन थीटा। तो ay जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, a साइन थीटा। याद रखना इस बात को भी बहुत अच्छे से। क्या याद रखने की चीज है बच्चों, कि अगर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं दोनों में लिख के दिखाऊंगा तुम्हें। अब आओ कि हम इधर अगर इसकी पोजीशन बतानी, इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है कि इस P की पोजीशन को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कैसे दिखाते हैं। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। हाँ, तो इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, हमको पता है। इसकी अपनी एक क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन होगी। और इसका भी अपनी एक डायरेक्शन होगी और इसकी भी अपनी होगी। क्या, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकल की होगी। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने कहा था किसी की डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी की डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हर बार एक ही होगी, ओ से एक्स की तरफ, y वाले की o से y की तरफ, z वाले की o से z की तरफ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम एक नाम देते हैं। ये नाम हमेशा के लिए रहेगा, इसको बोलते हैं आई कैप। ये किसका यूनिट वेक्टर है, x एक्सिस का। y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, j कैप। और इसी प्रकार से z एक्सिस का क्या होगा, k कैप होगा। ये याद रखना बिल्कुल जो बता रहा हूं मैं। ठीक है। और अगर अब बोलूंगा कि इनके कोऑर्डिनेट पोजीशन बताओ, तो होगी पोजीशन 1 0 0। ठीक है, x पर 1, ये होगा 0 1 0 y पे, और इसी प्रकार से z पे होगा बच्चों 0 0 1। आपको दिख रहा है, दिख रहा है पिक्चर अच्छे से, है ना, 0 0 1। वैसे बोल भी रहा हूं मैं कि ठीक है, x एक्सिस का वेक्टर फिक्स है, y एक्सिस का फिक्स है, और बच्चों फिर मैंने बताया z एक्सिस का फिक्स है। अब मेरी बात को समझना, क्योंकि आपको इस a वाले को आपको किससे दिखाना बच्चों, डायरेक्शन भी दिखानी है और मैग्नीट्यूड भी दिखानी है। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके मैग्नीट्यूड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं करूंगा। आप ध्यान देना, बस मेरी बात को समझना अच्छे से। ठीक है, अब समझाते हैं। तो क्या चीज होगा उसको बता रहे हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक, आओ ऐसे ही समझाते हैं, ब्लैक ब्लैक से समझाते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो अब क्या है बच्चों, यहां जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझना अच्छे से। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो आपका वेक्टर ए है वो ये रहा। अब इसमें हमने मैग्नीट्यूड भी दिखानी है और साथ में डायरेक्शन भी दिखानी है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इसके लिए आपको पता है यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ए कैप का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप इक्वल्स टू होता है बच्चों ऊपर वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो हम अगर बात करें, ध्यान समझना मेरी बात को, जो अगर मैं कहूं कि इस वाले का बताइए क्या है, तो हमने यहां पर लिखा है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझना। ये आ जाएगा ए कैप और इनटू बच्चों आपका आ जाएगा ये, और ये आपका वेक्टर ए आ गया इधर जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये आपका आ जाएगा ए कैप बराबर, ये क्या होगा, ए एक्स का बताओ। ए एक्स का यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का आई कैप, वही बताया था। ए एक्स एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस का आई कैप होता है। तो आई कैप वेक्टर क्या था बच्चों, ए एक्स वेक्टर, और नीचे मैग्नीट्यूड होगा पूरे का, ये आएगा ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और साथ आपका क्या आ जाएगा आपका आई कैप, ऐसा ही होगा ए एक्स, सॉरी ए एक्स। इसको ए एक्स लिखो सीधे में डायरेक्टली, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, आप समझाते आओ। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि जब हम बात करें, पहले इसके सबके निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूं एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा बताओ। तो हमको पता है एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ऊपर आएगा मैग्नेट वेक्टर और नीचे आएगा मैग्नीट्यूड। मैं मैग्नीट्यूड को ऐसे मोड में लिखना, सही लिख रहा हूँ।
y एक्सिस का बोलो, y एक्सिस का आएगा जे कैप, ये आएगा वेक्टर ए वाई, और नीचे आएगा बच्चों ये आएगा नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूं वेक्टर ए बराबर ए एक्स को बोलो क्या लिखा जाएगा, ए एक्स वेक्टर को ए एक्स आई कैप। इसी प्रकार से यहां बोलो इस वाले को लिखा जाएगा ए वाई जे कैप, ये ए है, डायरेक्ट बता रहा है ऐसा। तो अगर हमसे पूछा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये दोनों को जोड़कर तब ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, जैसे आओ एक और समझाते हैं। यहां देखो दूसरी चीज दे रखी है, अब हम पोजीशन वेक्टर को ही समझाते हैं। पोजीशन वेक्टर में आपको मैंने बताया, यहां पर देखो एक पॉइंट है P और इसकी पोजीशन को बताया गया, एक पॉइंट है P, इसकी पोजीशन को बताया गया, आपको दिख रहा होगा। तो यहां देखो मैंने लिख रखा है जो एक्स एक्सिस का है और जो वाई एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस, यहाँ साफ साफ चल रहा पता। वेक्टर आर क्या होगा अगर हम इसको बताएंगे तो बच्चों ये देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा ही होगा। और अगर ये चीज स्पेस में है तो तीन आएंगे एक्स वाई जेड, तो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ध्यान देना। तो किसी भी, अब मैं क्या चीज समझा उसको समझो, मैं क्या समझा रहा हूं, अगर कहीं पर भी किसी का पॉइंट दे दे, जैसे पॉइंट क्या दे दे, अगर आपको P दे दे एक्स को वाई, कहां पर आपको एक प्लेन में दे दे, प्लेन मतलब 2D में दे दे, और आपसे पूछा कि बताओ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर में, तो सीधे क्या लिखना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी प्रकार से जैसे मैंने पीछे समझाया था, आपको याद होगा इस वाले में क्या था वो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये देखो यहां मैं समझा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, समझो अब डिस्प्लेसमेंट को। मान लो ये पोजीशन थी x1 y1 z1, और ये पोजीशन क्या है बच्चों x2, ये पोजीशन क्या है बच्चों आपकी इस वाले पर है, इसको भी हटाओ, इस वाले में पोजीशन क्या है बच्चों x2 y2 और क्या z2, ये पोजीशन है। तो अगर हमसे पूछे कि pq का जो मैं बोला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस केस में देखना r2 माइनस r1, तो क्या करोगे x2 माइनस x1 आई कैप ये प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये याद रखना डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है ऐसे, ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। कब बोल रहा हूं मैं, जब आपके पास क्या हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने निकालना सीख लिया है। तो मैंने बताया कि किस प्रकार से है, तो x2 माइनस x1 है स्केलर कंपोनेंट, y2 माइनस y1 स्केलर कंपोनेंट, z2 माइनस z1 के यानी कि आपका स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन जब आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लिखा जाएगा तो डायरेक्शन मिल गई, तो डायरेक्शन जैसी मिली तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आ रहा समझ में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके स्केलर बताओ, स्केलर कंपोनेंट बताओ, क्या बताओ बच्चों स्केलर कंपोनेंट्स, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1, याद रखना, दूसरा बच्चों y2 माइनस y1, और तीसरा बच्चों आपका आ जाएगा z2 माइनस z1, ये स्केलर है। और वेक्टर के टर्म में पूरा मैंने वेक्टर के टर्म में लिख रखा है। तो अब से आप क्या कर सकते हो, कोई भी सवाल जो मैं आपको बोल रहा हूं आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के तो समझाता हूं, मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया P, और इस पॉइंट को दे दिया आपको 2 3 5, और दूसरा पॉइंट आपको दे दिया यहाँ पे क्या 4 5 और क्या बच्चों 6 दे दिया, और आपको बोला कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। तो हम तुरंत क्या करेंगे, पहले हम दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फटाफट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम चलो पहले मैं ऐसे कर देता हूं, पहले हम फटाफट दोनों को, वेक्टर नहीं, पहले मैं स्केलर कंपोनेंट निकाल देता हूं, आ जाओ। तो स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाले जाएंगे, तो हमको पता है कि जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे क्या है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो स्केलर होगा x2 माइनस x1, है ना, और क्या x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा बच्चों 4 माइनस 2, तो 2 आएगा, और y2 माइनस y1 क्या आएगा बच्चों 5 माइनस 3 यानी कि 2 आएगा, z2 माइनस z1 यानी कि 6 माइनस 5 कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। तो अब ये तो स्केलर थे, अगर इसकी वेक्टर निकालनी है तो वेक्टर में सीधे करेंगे pq आ जाएगा क्या 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1, एक तरीका ये है।
जो मैंने बताया, ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले स्केलर निकाल के फिर वेक्टर फॉर्म लिख दो। दूसरा तरीका क्या बताया, जो मैं अभी बता रहा था, फटाफट x2 माइनस x1 आई कैप, ये वाला जो मैंने कहा था, ये पुट करो, ये वाला फॉर्मूला पुट करो, ये पूरा, और x1 y1 z1 सब रख दो यहाँ पे। पुट करने के बाद सीधे तुम्हारे पास ये फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वेक्टर फॉर्म आएगी, जाहिर सी बात है। कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, ये वाली फॉर्म आएगी, वेक्टर वाली। और आप इसके क्या लिख दो, स्केलर कंपोनेंट लिख दो ऐसे, ठीक है, आया समझ में। तो बच्चों अभी जो मैंने तो बताया कि ये क्या सिखा दिया मैंने कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये बातें सिखा दी है। आज जितना सिखा रखा है उस पर मैं एक दो सवाल कराता हूं, फिर उसके बाद आपको पार्ट 2 में आगे क्वेश्चन कराएंगे और आगे की चीजें बताएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है, ठीक है। जरा बताओ फटाफट कमेंट करके, कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो आपको दिख रहा है कि जो स्केलर हमारे पास है उसके पास खाली मैग्नीट्यूड है। यहाँ देखो स्केलर में देख रहे हो आप लोग, आपको दिख रहा है यहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड है ना। और जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है बच्चों, हम उसी को यहाँ बता रहे हैं कि ये देखो ये स्केलर है। तो अगर हम बोलेंगे कि स्केलर कौन कौन है, तो स्केलर कौन कौन है बच्चों, आपको दिख रहा है, व्हाइट से लिखते आ जाओ। स्केलर कौन कौन है बच्चों, स्केलर है ए, और कौन है स्केलर, ये देखो 10 न्यूटन फोर्स वेक्टर होता है ना। चलो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं ना, ये लिखना क्यों है। देखो इसमें देखो आपके पास खाली मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर है। इसके साथ देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों तो ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब v, स्केलर मतलब s, है ना, v और s। अब उसके बाद यहाँ देखो 10 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स है, और फोर्स जो होता है कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर होती है, तो ये वेक्टर ही होगा ये भी। और ये 30 किलोमीटर पर आवर, देखो स्पीड है, और स्पीड में कहीं पर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ 50 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ डायरेक्शन में देती है, तो ये वेक्टर आ गया। ये है कूलम्ब यानी चार्ज। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर होती है। तो आपको ध्यान देना है कि जिसमें स्पीड यानी कि जैसे कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है वो आपकी वेक्टर है, और जिसमें खाली मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है बच्चों, स्केलर है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। अगला आता है कि इस फिगर में कौन कौन से कॉर्डिनेट है, इक्वल है, कोऑर्डिनेशन है। कॉर्डिनेट में लाइक और अनलाइक होते हैं, तो कॉर्डिनेट में आपको बता रहा हूं कौन कौन है, सुन लो पहले। देखो सी और डी कॉर्डिनेट है, ए सी डी तीनों आ जाएंगे, ए सी डी, इसमें आएगा ए सी और डी। देखो ए और सी कॉर्डिनेट है और सी और डी भी है। इक्वल कौन है, इक्वल की हम बात करें ए और सी है, जब इसका वो चला ऊपर चला गया है, ये थोड़ा सा और ऊपर तक आएगा, ए और सी इक्वल होंगे यहाँ दूसरे केस में। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सेम बना देना, नीचे करना थोड़ा इसको, हाँ थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना आप लोग अपनी बुक में, ठीक है। मैंने भी थोड़ा सा नीचे कर दिया ये लो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका इक्वल है। को इनिशियल कौन है, जिसका इनिशियल पॉइंट एक है, ये देखो इनिशियल पॉइंट है सी बी डी, सी बी डी, तीन वेक्टर जो है वो क्या है आपके को इनिशियल, ठीक है। ऐसे आपको पता करना है कौन से आपका को इनिशियल है, कौन सा क्या है, ये सारी बातें। पहले चीज देखो फर्स्ट वाला आपसे पूछा है इन फिगर में बताना है वेक्टर में को इनिशियल पॉइंट, ये देखो ए और डी, ये तो नहीं है, ए और डी। और दूसरा बच्चों क्या है कि आपसे पूछा इक्वल कौन कौन है, इक्वल बताओ, यहां से सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी सेम, बी और डी, बी और डी। दूसरा कॉर्डिनेट है बट नॉट इक्वल, कॉर्डिनेट है बट नॉट, ए और सी। देखो ए और सी कॉर्डिनेट तो है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इक्वल नहीं है, ए और सी, समझ गए ना। और अगर यहाँ इक्वल, जैसे ये दोनों इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, पर यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई है, तो इसलिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, क्या है, कॉर्डिनेट है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आज जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ समझाई है। उसके बाद जो है पार्ट 2 में आपके लेके आऊंगा, उसमें हम और सारी बातें करेंगे, धीरे धीरे चीजें आपको समझाएंगे और डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।